स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ के बारे में जानेंगे। ये आपका बीकॉम थर्ड ईयर ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ, अशुद्धियों एवं कपटों की खोज एवं उनकी रोकथाम करना 20वीं शताब्दी तक अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य माना जाता रहा है। अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक था कि वे इस बात का प्रतिवेदन करें कि संस्था के वित्तीय विवरण व्यवसाय की सही एवं शुद्ध आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। वर्तमान समय में व्यवसाय के बढ़ते हुए आकार एवं जटिलताओं ने अंकेक्षण की अवधारणा को जन्म दिया। परीक्षण जांच के बढ़ते हुए प्रयोग से अंकेक्षकों ने व्यवहारों की जांच हेतु बाहरी व्यक्तियों के प्रमाणों को आधार मानना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अंशधारियों एवं विनियोगकर्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन एवं उनके प्रकटीकरण पर भी बल देना प्रारंभ कर दिया है। इन अवधारणाओं ने विकास ने अंकेक्षक के उद्देश्यों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है और अब अंकेक्षण का उद्देश्य केवल लिपिकीय अशुद्धियों एवं कपटों को दृढ़ ढूंढकर वित्तीय विवरणों की वैधता को सत्यापित करने तक सीमित नहीं रह गया है। वर्तमान में अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरण की सत्यता एवं शुद्धता पर राय देना हो गया है और अशुद्धियों एवं कपटों का पता लगाना एवं उनकी रोकथाम करना सहायक उद्देश्य माने जाने लगा है। उन उद्देश्यों के अतिरिक्त अंकेक्षण को सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी प्रयोग किए जाने लगे हैं। आइए देखते हैं आगे। अंकेक्षक के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता द्वारा तैयार किए गए हिसाब किताब और खातों की जांच एवं विवरण पत्रों का सत्यापन करना है। सत्यापन से उनकी पूर्णता, सत्यता तथा नियमानुकूलता का पता लगाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अशुद्धियों और छल कपट का पता लगाना तथा अशुद्धियों और छल कपट को रोकना भी अंकेक्षण का आवश्यक अंग हो जाता है। यदि हिसाब किताब अशुद्धियों तथा छल कपट से भरे हुए हैं और उनका पता नहीं चलता तो उनको नियमानुकूल, पूर्ण तथा सत्य प्रमाणित करना बड़ी भारी भूल होगी। एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में ये सभी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। लेखा पुस्तकों की जांच। अंकेक्षक का एक प्रमुख उद्देश्य हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच करना है। विभिन्न लेखा पुस्तकों में लिखे गए विभिन्न प्रकृति के व्यावसायिक लेन देन, व्यवहार एवं घटनाओं का मिलान उनके प्रमाणकों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों से किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पुस्तकों में किए गए प्रत्येक लेखों के प्रमाणक होने चाहिए एवं प्रत्येक प्रमाणक की प्रविष्टि पुस्तकों में होनी चाहिए। अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि वह इन प्रमाणकों के औचित्य, वैधता, सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच करे। देखते हैं अंकेक्षक के सहायक उद्देश्य यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। एक अंकेक्षक द्वारा उन वित्तीय लेखों के आधार पर सत्य एवं सही राय तब तक नहीं प्रकट कर सकता जब तक कि लेखों में त्रुटियों एवं चतुराई से किए गए कपट विद्यमान है। अंकेक्षक का एक आकस्मिक परंतु महत्वपूर्ण कार्य त्रुटियों या अशुद्धियों एवं कपटों का पता लगाना एवं उनकी रोकथाम करना है। अंकेक्षक के उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए अशुद्धियों एवं कपटों में पर्याप्त अंतर करना आवश्यक है।
ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार त्रुटि या अशुद्धि बिना किसी मकसद या अनजाने में कोई गलत वर्णन लेखांकन पुस्तकों व खातों में किए जाने से है। ये त्रुटियां गणितीय अशुद्धि के रूप में हैं, तथ्यों के गलत वर्णन के द्वारा या लेखांकन नीतियों का गलत प्रयोग द्वारा हो सकता है। इस प्रकार अशुद्धि अबोधता का प्रतीक होती है, परंतु कपट चालाकी का सूचक है। अंकेक्षक के सहायक उद्देश्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अशुद्धियों व छल कपट का पता लगाना, अशुद्धियों व छल कपट को रोकना। इन दोनों उद्देश्यों की विवेचना करने से पहले विभिन्न प्रकार की लेखा पुस्तकों में अशुद्धियां एवं छल कपट का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अतः इन अशुद्धियों को चार भागों में विभाजित किया गया है: लिपिकीय अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां, दो बार लिखी जाने वाली अशुद्धियां। लिपिकीय अशुद्धियां ये वे अशुद्धियां होती हैं जो लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को लिखते समय खतौनी, योग लगाने व शेष निकालने के दौरान हो जाती हैं। लिपिकीय अशुद्धियों को दो भागों में बांटा जा सकता है: भूल की अशुद्धियां तथा लेखे की अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धियां ये अशुद्धियां लेखाक्रम के सिद्धांतों की अवहेलना करने या सिद्धांतों के विपरीत प्रविष्टियां करने से हो जाती हैं। प्रायः ऐसी अशुद्धियां आयगत व्यय एवं पूंजीगत व्यय व आयगत प्राप्ति व पूंजीगत प्राप्ति में पर्याप्त अंतर न करने के कारण होती हैं। उदाहरण, पूंजी और आय में ठीक अंतर न करना। यदि किसी भवन या मशीन की मरम्मत में कुछ रकम व्यय की जाए और उसे संपत्ति के खाते में लिख दिया जाए तो यह सैद्धांतिक अशुद्धि मानी जाएगी। इसका प्रभाव यह होगा कि लाभ हानि खाता में रकम के बराबर लाभ बढ़ जाएंगे और चिट्ठा गलत हो जाएगा। क्षतिपूरक अशुद्धियां ये किसी खाते के डेबिट पक्ष में गलती से कुछ रकम लिख दी जाए और दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में उतनी ही रकम गलती से लिख दी जाए तो ऐसी अशुद्धियां पूरक अशुद्धियां मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए, आ के डेबिट में 200 रुपये लिखने थे लेकिन आ के क्रेडिट में 200 रुपये लिख दिए, और वैसे ही अशुद्धि से वाके डेबिट में क्रेडिट के स्थान पर 200 रुपये लिख दिए जाएं तो वह क्षतिपूरक अशुद्धि मानी जाएगी। यदि मजदूरी खाते के डेबिट में 100 के स्थान पर 120 लिख दिए और वैसी ही अशुद्धि से किराए खाते के क्रेडिट में 100 के स्थान पर 120 लिख दिए तो यह भी पूरक अशुद्धि होगी। तलपट पर इन अशुद्धियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, संबंधित खाते अवश्य प्रभावित होते हैं, अतएव इनकी जांच करने में सावधानी की आवश्यकता होती है। दो बार लिखी जाने वाली अशुद्धियाँ, यदि कोई लेन देन प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में 2-4 बार लिख दिया जाए और खाता वही में भी इसकी 2 बार खतौनी कर दी जाए तो इसे लेखक द्वारा लिखे जाने वाली अशुद्धि कहते हैं। वास्तव में यह भी एक प्रकार से लेख की ही अशुद्धि मानी जाती है। छल कपट प्रायः संस्था के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर एवं निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाते हैं। छल व कपट एक पूर्ण नियोजित एवं योजनाबद्ध कार्य हैं। छल व कपट प्रायः संस्था के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, जिनके पास संस्था को नियंत्रण, निरीक्षण एवं आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रबंधक कर्मचारी व अन्य पक्षकार गैर कानूनी लाभ या व्यक्तिगत हित की प्राप्ति के लिए छल व कपट करते हैं। छल कपट के प्रकार
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि छल कपट दो प्रकार के हो सकते हैं: धन माल व संपत्तियों का गबन तथा हिसाब किताब में गड़बड़ी। धन माल व संपत्तियों का गबन कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, अतः इस प्रकार के कपट को कर्मचारियों का कपट कहा जाता है। यह गबन तीन प्रकार के होते हैं: धन का गबन, माल का गबन या संपत्तियों का गबन। आगे देखते हैं अंकेक्षण की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। किसी भी कंपनी या संस्था में खातों की जांच व सत्यता को जांचने के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, अतः अंकेक्षक खातों की जांच करता है तथा अपनी प्रतिवेदन देता है। इसी प्रतिवेदन के आधार पर कई निर्णय लिए जाते हैं। अंकेक्षक की अंकेक्षण के कार्य करते समय कुछ सीमाएं एवं मर्यादाएं होती हैं, वह निम्नलिखित है। अंकेक्षण 100% शुद्धता व सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता। किसी भी व्यवसाय में अनेक लेन देन किए जाते हैं, अतः अंकेक्षक सभी लेन देन को पूरी तरह जांच नहीं सकता और कुछ लेन देन जांच से रह जाते हैं और इससे कुछ गलतियां छिपी रह सकती हैं। अंकेक्षण तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। अंकेक्षक अंकेक्षण करते समय तुच्छ या छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है। अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी को प्रमाणित नहीं करता। कोई भी अंकेक्षक केवल व्यवसाय के खातों की ही शुद्धता व सत्यता की जांच करता है तथा उन्हें प्रमाणित करता है, वह किसी कर्मचारी की ईमानदारी की जांच नहीं करता। सभी गबन या छल कपट का पता लगाना मुमकिन नहीं है। कोई भी अंकेक्षक अपना कार्य पूर्ण सतर्कता के साथ निर्वाह करता है, फिर भी वह सभी छल कपट या गबन ढूंढ ले, यह संभव नहीं है। अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट कर सकता है। अंकेक्षक कभी भी यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि संस्था या कंपनी के खाते पूर्ण रूप से सही हैं। वह केवल अपनी जांच पर अपनी राय प्रकट करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।